नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन में। आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के जो बहुत इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं, जो कि हमारी यूपीएससी पीसीएस की जो हमारी परीक्षा होने वाली है, यूपीपीएससी वाली, तो इस परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये एमसीक्यू, इसमें कुछ करंट के भी क्वेश्चन लिए गए हैं और कुछ जो स्टैटिक आपके पोर्शन से रहते हैं वो भी लिए गए हैं। क्लास को पूरा देखिएगा, जिससे कि आपको ये टॉपिक यहीं पर हम पूरा समझाएंगे तो समझ में आ जाए। इसमें सारे ऑप्शन की बात करेंगे, यदि कोई ऑप्शन गलत है तो वो क्यों गलत है और सही है तो क्यों सही है, जिससे कि आपका पूरा जो पर्यावरण से संबंधित टॉपिक है वो क्लियर हो जाए। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कौन सी गैस है? ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कौन सी गैस है? O2 मतलब ऑक्सीजन, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, N2 मतलब नाइट्रोजन, या फिर He मतलब हीलियम। कौन सी गैस इसमें है जो ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण बनती है? तो इसका सही आंसर होगा CO2। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है यह ग्रीन हाउस गैस है। यह वायुमंडल में जो है सूर्य की ऊर्जा को फंसाकर तापमान बढ़ाती है। आप इतना समझो कि यह तापमान को एकदम बढ़ा देती है सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करके। इसके बाद क्या होता है, जैसे जीवाश्म ईंधन जलाने, उद्योगों, वाहनों और वनों की कटाई से भी CO2 का स्तर हमेशा बढ़ता है। इससे ग्लेशियर पिघलते हैं, समुद्र का स्तर कई बार बढ़ जाता है और मौसम असामान्य हो जाते हैं। वन और महासागर CO2 को अवशोषित करते हैं, लेकिन अत्यधिक उत्सर्जन संतुलन बिगाड़ देता है और ग्लोबल वार्मिंग से पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो जाता है। तो इससे क्या होगा, फिर कृषि और मानव स्वास्थ्य दोनों प्रभावित होने लगेंगे। तो CO2 का उत्सर्जन जो है इसको कम करना आवश्यक होता है। तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है इसी में कि समुद्र का स्तर क्यों बढ़ता है? तो CO2 का कारण जो है, यहां पर भी CO2 ही कारण बनेगा। अगला प्रश्न हमारा है, पारिस्थितिकी तंत्र में प्रोड्यूसर कौन होते हैं? शाकाहारी, मांसाहारी, पौधे या फिर कवक? तो ये होते हैं पौधे। क्यों होते हैं? प्रोड्यूसर वो जीव हैं जो सूर्य की ऊर्जा का उपयोग कर अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो जो अपने भोजन का निर्माण करेगा सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके, उसके बाद क्या है, मुख्य रूप से पौधे और कुछ शैवाल ही प्रोड्यूसर होते हैं। भाई, पौधे कैसे अपना खाना बनाते हैं? यहीं से तो ऊर्जा लेते हैं। और ये फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। तो इसी को फोटोसिंथेसिस तो कहते हैं, जो वहां से ले लिया ऊर्जा से और फिर ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना दिया पानी से। तो प्रोड्यूसर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है और सभी अन्य जीव उनके द्वारा बनाए गए भोजन पर निर्भर करते हैं। अब जैसे ये चीज है, इसको कोई जीव खाएगा, कोई जीव खाएगा, यानी उसको भी ऊर्जा मिलेगी। तो उपभोक्ता इन्हें खाकर जीवन यापन करते हैं। प्रोड्यूसर के बिना खाद्य श्रृंखला अस्तित्व में नहीं रह सकती, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। तो प्रोड्यूसर कौन हुए? पौधे। अगला प्रश्न लेते हैं, ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण क्या है? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और N2 मतलब नाइट्रोजन, O2 मतलब ऑक्सीजन। तो ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण क्या है? यह है CFC, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। इसमें क्या होता है, एरोसोल और फ्रिज में इस्तेमाल होने वाले रासायनिक यौगिक हैं ये क्या होते हैं जो फ्रिज में इस्तेमाल होता है? अब देखो, दैनिक जीवन में भी ये चीजें मिलती हैं। कई बार ऐसे पूछ लेता है, फ्रिज में कौन सा रासायनिक यौगिक इस्तेमाल होता है? तो वह CFC ही है। ये वायुमंडल में जाकर क्या करते हैं, ओजोन परत जो है उसको नष्ट कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है, ओजोन परत सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है, यानी जो सूर्य से किरणें आती हैं वो इनको रोकती है, लेकिन ये इसका क्षरण करने लगते हैं। जब इसका क्षरण होता है तो होता क्या है, उससे त्वचा कैंसर, आंखों की समस्या, पारिस्थितिकी असंतुलन जैसी गंभीर समस्याएं फिर उत्पन्न होने लगती हैं। CFC लंबे समय तक वातावरण में रहते हैं और धीरे धीरे ओजोन परत को कमजोर करते हैं। अच्छा, एक प्रश्न इसमें और पूछा जा सकता है कि इसके नियंत्रण के लिए
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा समझौता हुआ था? तो वह था आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार पूछा गया है। ये ओजोन परत से संबंधित कौन सा प्रोटोकॉल है? तो यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। हो सकता है आपको वीडियो ये थोड़ा समझ आ रहा हो या आप समझना शुरू कर दिए हो, तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इससे आपको लाभ क्या है? आपको जीएस का जो मेंस का टॉपिक होता है, चाहे निबंध वाला हो और चाहे जीएस क्वेश्चन प्रैक्टिस हो, उसके भी लाभ आपको यहाँ मिलते रहेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? औद्योगिक अपशिष्ट, ध्वनि, वायु या प्लास्टिक? आसान क्वेश्चन है, आप सबको आसान लग रहा होगा। बताइए भी क्या है इसमें। तो इसका सही उत्तर है औद्योगिक अपशिष्ट। जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत कैसे है ये? औद्योगिक अपशिष्ट किसे कहते हैं, इसको समझ लो आप। औद्योगिक इकाइयां रासायनिक अपशिष्ट, भारी धातु और गंदा पानी नदियां, झीलों और तालाबों में छोड़ती हैं। जैसे जो गंदा पानी है या तो नदी में जाएगा या झील में जाएगा या तालाब में जाएगा, यही तो होता है। तो इसमें जब ये गंदा पानी जाना शुरू होता है तो भाई मछलियां हैं वो मरती हैं, पानी पीने योग्य नहीं रहेगा, पारिस्थितिकी तंत्र जो है असंतुलित हो जाएगा। अब ये तो कोई तालाब है, इसमें कई सारे जीव होंगे, मछलियों के साथ में और भी जीव होंगे, इसमें गंदा पानी आना शुरू हुआ तो ये एक इकोसिस्टम था वो खराब हो जाएगा ना। इसलिए इसका जो मुख्य स्रोत हो गया औद्योगिक अपशिष्ट हो गए। अगला प्रश्न है, जैव विविधता का सबसे बड़ा लाभ क्या है? रोजगार, भोजन और औषधि, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन? तो यह क्या है? भोजन और औषधि। किस प्रकार है समझते हैं। जैव विविधता पृथ्वी पर जीवों और पौधों की विविधता है। यह मानव के लिए भोजन, औषधियां, उद्योग और पारिस्थितिकी संतुलन का स्रोत है। अधिक विविधता पारिस्थितिकी तंत्र को कमजोर बनाती है और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति लचीलापन बढ़ाती है। यह मिट्टी की उर्वरता, जल चक्र और जलवायु स्थिरता में योगदान देती है। जैव विविधता के संरक्षण से मानव और प्रगति दोनों लाभान्वित होते हैं। जैसे नुकसान होने पर खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो जैव विविधता का भाई सबसे बढ़िया लाभ क्या है? सबको बैलेंस, सब जब बैलेंस रहता है सबके खाने पीने की व्यवस्था अच्छे से होती रहती है। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? शाकाहारी, मांसाहारी, कवक या फिर पौधे? तो ये होते हैं शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता। इसमें हमने ऐसे प्रश्न बनाए हैं आपके लिए कि पहले थोड़े आसान स्तर है, फिर इसके बाद 10 प्रश्न बाद थोड़ा स्तर कठिन होगा, फिर और कठिन होगा, फिर हम अच्छे लेवल पर पहुंचेंगे। इससे लाभ क्या है? आरओ का जो आपका पेपर हुआ था, इसने बता दिया कि भाई कुछ स्थिर सिलेबस है नहीं, आपको मतलब सब पढ़ना पड़ेगा। इसने बता दिया, पुराना भी नया भी, इसलिए हमने उस हिसाब से ये आपके क्वेश्चन तैयार किए हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा जीव अपघटक नहीं है? अपघटक नहीं है, ये पॉइंट भी थोड़ा ध्यान रखना कि इसमें है और नहीं वाला सवाल पूछता है, ये भी बहुत गलतियां हो जाती हैं। तो कवक, बैक्टीरिया, पौधे या फिर कीड़े? बताइए कौन सा अपघटक नहीं है? तो ये आपके पौधे हैं। पौधे अपघटक नहीं हैं। कैसे? अपघटक मृत जीव और अपशिष्ट को तोड़कर पोषक तत्व मिट्टी में लौटाते हैं। और बैक्टीरिया और कवक जो हैं ये प्रमुख अपघटक हैं। अगर पूछे ना प्रमुख अपघटक कौन है, तो बैक्टीरिया और कवक जो है ये दोनों प्रमुख अपघटक हो गए भाई। और पौधे प्रोड्यूसर हो गए। पौधे क्या हैं? अभी पहले हमने पढ़ाया था, पौधे हो गए प्रोड्यूसर। ठीक है। तो अपघटक पारिस्थितिकी तंत्र के पोषण चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। फोटोसिंथेसिस में पौधे क्या लाते हैं और क्या छोड़ते हैं? O2 लाते हैं, CO2 छोड़ते हैं, मतलब ऑक्सीजन लाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। N2 लेते हैं, O2 छोड़ते हैं, मतलब नाइट्रोजन लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। या CO2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इसमें सही होगा ये वाला। CO2 बोलते हैं कार्बन डाई ऑक्साइड को, ठीक है, ऑक्साइड को बोलते हैं, और O2 बोलते हैं ऑक्सीजन को। तो भाई हम लोग क्या है श्वसन में लेते हैं? हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। पौधे क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। क्यों ऐसा होता है?
फोटोसिंथेसिस में पौधे सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं, ये बात हमको पता है। यह जीवन के लिए ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत है। तो प्रोड्यूसर ऐसा करते हैं, हमारे साथ इसका उल्टा होता है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग में कौन सी समस्या सबसे अधिक होती है? मिट्टी का कटाव, ग्लेशियर पिघलना, वायुमंडलीय दबाव में कमी या बैक्टीरिया में वृद्धि? बताइए भाई क्या है? तो इसमें पहले होगा ग्लेशियर पिघलना। कैसे पिघलेंगे? ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होता है, ध्रुवीय और हिमनद ग्लेशियर तेजी से पिघलते हैं। यह भी पूछ सकता है कि कौन कौन से, तो हो गए ध्रुवीय और हिमनद, ये तेजी से पिघलेंगे। ठीक है, इससे समुद्र स्तर बढ़ता है, तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ता है और पारिस्थितिकी असंतुलित होती है। अब अगला प्रश्न क्या है, वायु प्रदूषण का सबसे गंभीर स्रोत कौन सा है? प्राकृतिक जंगल, औद्योगिक धुआं और वाहन, नदियां या फिर समुद्र? सबसे गंभीर पूछा है तो होगा औद्योगिक धुआं और वाहन। कैसे होंगे ये? औद्योगिक उत्सर्जन जब होता है तो वाहनों से निकलने वाला धुआं, जिसमें PM 2.5, CO और NOx, ये जब आपने इसको थोड़ा विस्तार में पढ़ा होगा तो वहाँ पढ़ा होगा। आप यहाँ बस इतना जानो कि ये जो गैसें होती हैं, धुआं होता है, तो इन गैसों से मिलकर बना होता है और यह वायु प्रदूषण को अचानक बढ़ा देता है। तो इससे क्या क्या होने लगता है, ये भी पूछ सकता है कि अगर वायु प्रदूषण बढ़ता है तो क्या होगा? सांस की बीमारी होगी, पहली चीज है। हृदय रोग होगा, आंखों में जलन होगी। जैसे आपने देखा होगा कई बार जब बहुत ज़्यादा धुआं हो जाता है तो कहते हैं भाई हमें आंखों में जलन हो रही है, घुटन हो रही है, वो समस्याएं इसमें उत्पन्न होती हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या अर्थ है? आर्थिक विकास, पर्यावरण और समाज के साथ संतुलन के साथ विकास, केवल प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग या फिर तकनीकी विकास? तो बताइए क्या है? यह है पर्यावरण और समाज के संतुलन के साथ विकास। कैसे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट वह विकास है जो वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करे बिना भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को खतरे में डाले। इसमें पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक पहलू जो हैं, इनका संतुलन जुड़ा होता है। ठीक है, इस पर हमने पर्यावरण से संबंधित कई निबंध आपको पढ़ाए हैं। यदि आपने निबंध सीरीज देखी होगी जो आपके मेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप उसको सही से देखिएगा, हमने इसको वहां पर भी पढ़ाया है। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड और NOx यानी नाइट्रोजन और O2 ऑक्सीजन और N2 ये आपकी है नाइट्रोजन। NOx में क्या है, मोनो भी लग जाता है, X है यानी मोनो लग जाता है। तो इसमें से कौन सी मुख्य कारण बनेंगे? तो यह आपकी है SO2 और NOx। जब अम्लीय वर्षा कराई जाती है तो H2SO4 ये मुख्य, ये सल्फ्यूरिक अम्ल इसको बोलते हैं, यह मुख्य इसका जिम्मेदार वाहक हो जाता है। तो H2SO4, ठीक है। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण कौन सा होगा? SO2 और NOx। सल्फर डाइऑक्साइड और ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो हैं, ये वायुमंडल में मिलके अम्लीय वर्षा कराते हैं। यह मिट्टी, जल, पौधा और इन धातुओं को नुकसान भी पहुंचाता है। तो इसको एक बार हम फिर से इधर लिख के देख लेते हैं। यह है, इसको ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। सल्फर डाई ऑक्साइड और NOx क्या हो गया? नाइट्रोजन ऑक्साइड। देखो आपको इतना सिंबल जो है थोड़ा बहुत ये तैयार भी रखना, क्योंकि कई बार परीक्षा में ना ये सिंबल ही दे देता है। N2 लिखा होगा तो नाइट्रोजन होगा, केवल नाइट्रोजन, और ये ऑक्साइड हो जाएगा। ये थोड़ा आप सिंबल वगैरह पर भी ध्यान रखिएगा। जीवाश्म ईंधन में कौन सी गैस अधिक उत्सर्जित होती है? जीवाश्म ईंधन में कौन सी होगी? O2 मतलब ऑक्सीजन, CH4 मतलब मीथेन, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और N2 मतलब नाइट्रोजन। तो जीवाश्म ईंधन में कौन सी होगी? CO2 ये होगी इसमें। जीवाश्म ईंधन कैसे? मतलब कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस जलाने से मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड ही उत्सर्जित होती है। या ग्रीन हाउस गैस है जो जलवायु परिवर्तन में योगदान देती है। जो बर्फ होती है ना आपकी, बर्फ, ये भी CO2 ही होती है। इस चीज़ का ध्यान रखना, एक बार पूछा गया था। ध्वनि प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? नहीं, ये प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो सूरज मतलब सूर्य, पृथ्वी, हवा या पानी। तो ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वो सूर्य ही है।
ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। सूर्य से ही जो शाकाहारी हों चाहे मांसाहारी हों या कोई भी हो, सबको इससे एक ऊर्जा मिलती है। अगला है ध्वनि प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? जल, जंगल, वाहनों का उद्योग या मिट्टी? तो ये हैं वाहनों और उद्योग ध्वनि प्रदूषण में। भाई बहुत तेज तेज हार्न कौन बजाएगा? वाहन बजाएंगे। कई बार क्या होगा, लाउड स्पीकर। उद्योगों से कई बार चिमनी से या अंदर से उनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से आवाज़ें आती हैं, तो वो ध्वनि प्रदूषण का कारण बनती हैं और यह मनुष्य, जीव जंतु सबके लिए समस्या है। अच्छा, इसमें क्या होता है ना, मैं आपको बताऊं, व्यवहार बदलने लगता है। जैसे आदमी चिड़चिड़ा हो जाएगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। इंसान जो है चिड़चिड़ा हो जाता है। अगला प्रश्न है, मृदा क्षरण को बढ़ाने वाला मुख्य कारण कौन सा है? वनों की कटाई, औद्योगिक धुआं, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण? तो यह है वनों की कटाई। कैसे? वन कटने से मिट्टी की रक्षा खत्म हो जाती है। जैसे मान लो कोई एक पेड़ है, आर्ट है भाई, बहुत बढ़िया तो है नहीं, जो यहाँ पर लगा हुआ है और ये मिट्टी को ऐसे संभाले हुए है, ऐसे मिट्टी में लगा हुआ है, ये संभाले, ठीक है। एक पेड़ यहाँ लगा है, ये ऐसे मिट्टी से लगा हुआ है, फिर एक छोटे छोटे पौधे यहाँ लगे हैं। अब क्या होता है, ये पेड़ काट दिया जाता है, ये पेड़ काट दिया जाता है। तो जब ये पेड़ काट दिया जाएगा तो यहाँ की मिट्टी का कोई सपोर्ट तो बचा नहीं। जब ये मिट्टी का सपोर्ट नहीं बचा तो ये मिट्टी आगे बह के इस पेड़ के पास लगेगी। अब कुछ दिन बाद ये काट दिया गया तो मिट्टी ऐसे बहते बहते नदियों में चली जाएगी। तो मृदा क्षरण को वनों की कटाई के कारण बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। अगला आता है रासायनिक उर्वरक जल में कौन सा तत्व बढ़ाता है? O2 मतलब ऑक्सीजन, NO3 मतलब नाइट्रेट, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और N2 मतलब नाइट्रोजन। तो यह होगा NO3 उर्वरक जल में, ठीक है। तो नाइट्रेट्स जल स्रोतों में मिलकर जो है क्रिया करते हैं और ऑक्सीजन की कमी जो है मछली और जल जीवन के मरने का कारण बनता है और जल प्रदूषण इससे बढ़ता है। अगला प्रश्न क्या है, वनस्पति आवरण कम होने का प्रभाव, सबसे बड़ा प्रभाव क्या है? तापमान कम होना, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ना, बारिश बढ़ना या वायु शुद्ध होना? तो ये है CO2 बढ़ना, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी। वन जो होते हैं, जैसे हमने क्या बताया भाई, फिर से एक पेड़ लगा लिया, ये है। अब ये पेड़ है, इन पेड़ों, ये पेड़ क्या करेंगे? CO2 लेंगे, O2 छोड़ेंगे। यही काम तो पेड़ करेंगे, CO2 लेंगे, O2 छोड़ेंगे। अब मान लो ये पेड़ नहीं बचे, ये काट दिए गए, तो भाई क्या हुआ? अब CO2 लेने वाला कोई है ही नहीं। जब CO2 कोई नहीं लेगा तो समाज में यानी वातावरण में वह CO2 हो जाएगी। O2 तो हमें चाहिए ना जिंदा रहने के लिए। O2 मतलब होता है ऑक्सीजन। हमें तो ऑक्सीजन चाहिए ना हवा लेने के लिए। ये बढ़ेगी, ये घटेगी, यानी जीवन यानी अस्थिरता हो जाएगी। आप इस चीज का ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, जैविक चक्र में मुख्य तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन, कार्बन, हीलियम या आर्गन? तो यह है कार्बन। कार्बन जीवन के लिए जो है मूलभूत तत्व है। यह कार्बन चक्र के माध्यम से वातावरण, जीव और मिट्टी में घूमता है। ऊर्जा उत्पादन, प्रोटीन और डीएनए निर्माण में यह सहायक है। अब कहोगे कैसे? भाई ये तो डीएनए निर्माण में भी मदद करता है। जो डीएनए आपके ऐसे बनते हैं, आपने पढ़ा होगा बायो में, और ये जरूर पढ़ लेना, बायो वाले क्वेश्चन जरूर पढ़ना, बहुत पूछे जाते हैं। तो उसमें भी यह मदद करता है। तो अपनी जो निबंध सीरीज चलाई जा रही है उसका भी आप लाभ उठाइए, और जीएस जो मुख्य परीक्षा लेखन की जो सीरीज चल रही है उसको भी आपको सही से पढ़ना है। इसमें हम आपको एक एक प्रश्न सही से पढ़ाते हैं, कैसे लिखना है, मेंस में क्या लिखना है, क्योंकि आपका उद्देश्य केवल प्री पास होना नहीं होना चाहिए। प्री के बाद मेंस, मेंस के बाद इंटरव्यू और उसके बाद नौकरी। नौकरी में आने हमारा उद्देश्य है, उसके लिए मेंस जैसी आपको नदी से पार करना होगा। यूट्यूब पर मैं खुद तो नहीं कहता हूँ, लेकिन आप इसको देखिएगा तो निबंध की सबसे बेहतरीन सीरीज आपको ये मिलेगी, जिसमें हाथ पकड़ के आपको एक एक चीज़ सिखाई जाती है कि क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। यकीन मानो, यदि आपका निबंध पोर्शन मजबूत हो गया और जीएस के क्वेश्चन आप अच्छे से कर ले गए तो आपकी बेहतरीन मेरिट बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। इन सब के लिए आप क्लास को देखिए पूरा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आपको इसका लाभ बराबर मिलता रहे। अगला प्रश्न है हमारा, समुद्र स्तर वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? वायु प्रदूषण, ग्लेशियर पिघलना, वनों की कटाई या नाइट्रोजन ऑक्साइड?
समुद्र स्तर भाई कैसे बढ़ेगा? अभी समुद्र स्तर की थोड़ी बात किए थे। जब ग्लेशियर पिघलेगा तो पानी बढ़ेगा, ग्लेशियर पिघलेगा तो पानी बनेगा ना, पानी बनेगा तो समुद्र में आएगा, समुद्र में आएगा तो समुद्र का स्तर अपने आप वही पानी जल स्तर बढ़ा देगा। और यह होगा क्यों? ये भी प्रश्न बनता है भाई, क्यों होगा? तो यह होगा ग्लोबल वार्मिंग के कारण। इस चीज का भी ध्यान रखना है। ग्लोबल वार्मिंग क्यों होगी? CO2 जो इतनी देर से पढ़ रहे हो उसके चक्कर में। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बायोमास एनर्जी का मुख्य लाभ क्या है? बायोमास एनर्जी का मुख्य लाभ क्या है? CO2 उत्सर्जन बढ़ाना, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होना, जल प्रदूषण बढ़ना या फिर मृदा क्षरण? तो बताइए। इसका मुख्य लाभ ये है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होना। कैसे? बायोमास ऊर्जा जो होती है पौधों, कृषि अपशिष्टों और जैविक पदार्थों की से प्राप्त होती है। यह नवीकरणीय है क्योंकि हर साल कृषि और वनस्पति अपशिष्ट पैदा होते हैं। भाई खेती तो हर साल होती है। और पारंपरिक जीवाश्म में क्या होता है? पारंपरिक जीवाश्म ईंधन जो है इसकी तुलना में यह प्रदूषण को फैलाती है। बायोमास ऊर्जा से CO2 उत्सर्जन नियंत्रित रहता है और स्थानीय ऊर्जा बढ़ती है। तो इससे क्या हो जाएगा? जलवायु परिवर्तन का जो खतरा होता है, जलवायु परिवर्तन, ये आपका कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस मुख्य रूप से कौन सी गैस मुख्य रूप से फॉसिल फ्यूल के जलने से उत्सर्जित होती है और अम्लीय वर्षा में योगदान देती है? अम्लीय वर्षा से इस बार जो है प्रश्न आने के चांस ज़्यादा हैं। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, O2 मतलब ऑक्सीजन और N2 मतलब नाइट्रोजन। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, O2 मतलब ऑक्सीजन। ये इतना शब्द चार पांच हैं, इनको तो याद कर लेना। N2 मतलब नाइट्रोजन और कहीं कहीं आपको CH4 मिल जाएगा, ये मीथेन है। ये आप इतने याद कर लेना। तो इसका उत्तर क्या होगा भाई? SO2। कैसे? सल्फर डाइऑक्साइड जो है जीवाश्म ईंधन जलाने से निकलेगी, ठीक है, और वायुमंडल में मिलकर पानी के साथ अम्लीय वर्षा का निर्माण कर देगी। और अम्लीय वर्षा जो है मिट्टी, जल स्रोत, पौधे और भवनों को भी नुकसान पहुंचाती है। आप ये समझो, जैसे अम्लीय वर्षा जब होती है ना और यहाँ पर कोई एक बिल्डिंग बनी हुई है, कोई एक ही बिल्डिंग बनी हुई है और इस बिल्डिंग को भी वो नुकसान पहुंचाएगी, इसको क्षति पहुंचाएगी। संगमरमर लगा है, पत्थर लगा है, उसको पीला कर देगी, जैसे ताजमहल समस्या में पड़ रहा है। अगला है, कौन सा जीव जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को सीधे प्रभावित करता है? मछली, पेंगुइन, कवक या शाकाहारी जानवर? तो बताइए, महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई आपके लिए, ऐसे ही पूछ लिया जाता है कौन सा जीव है, तो ये पेंगुइन होगा। पेंगुइन रहता कहाँ है? पेंगुइन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह ध्रुवीय क्षेत्र में रहता है। पेंगुइन जो है ध्रुवीय क्षेत्र में रहता है। ग्लोबल वार्मिंग से जब बर्फ पिघलेगी तो उनका आवास कम होगा, समझो, फिर भोजन की उपलब्धता घटेगी। तो पेंगुइन के अध्ययन से वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अनुमान लगा लेते हैं। जैसे अब ये रह रहा है यहाँ पर, अब क्या हुआ भाई? पिघलने लगा मामला। जब पिघलने लगा ग्लोबल वार्मिंग से बर्फ जो है, बर्फ मतलब CO2 पिघलने लगी, तो क्या हुआ? अब इनके रहने की दिक्कत हो गई, ये कहीं और भागे, इनका खाना पानी सब खत्म हो गया। वैज्ञानिकों ने देखा और वैज्ञानिक समझ गए कि मामला बिगड़ा है, यानी संतुलन बिगड़ा है। अगला प्रश्न है, एंट्री लेवल उपभोक्ता से उच्चतम उपभोक्ता तक ऊर्जा का स्थानांतरण कितना प्रभावी होता है? 100%, 50%, 10% या 1%? यह 10% होता है। एक 10% का एक नियम भी आया था आपका, 10% का नियम। इसको किसने दिया था? लिंडमान ने। ये इंपॉर्टेंट है, अब की बार ही RO में पूछा गया था। तो इसमें कितना होगा? इसमें भी 10% का होगा। तो ऊर्जा का स्तर जो होता है लग 10% स्तर के उपभोक्ता तक पहुंचता है। शेष ऊर्जा कहाँ चली जाएगी भाई? जैसे 10 यहाँ चली गई तो 90% ऊर्जा कहाँ है? वह है आपकी गर्मी, श्वसन, अपघटन, इन सब में खो जाएगी। और इस प्रकार उच्च स्तर के उपभोक्ताओं की संख्या कम होती रहती है। अगला है, कौन सा प्रदूषण जैव विविधता पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है? जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण या फिर सभी? तो ये सब डालते हैं भाई। जैव विविधता पर कोई भी प्रदूषण होगा वह असर डालेगा, क्योंकि वायु प्रदूषण होगा तो आपके फेफड़ों को नुकसान,
पौधों को नुकसान, जल प्रदूषण हुआ तो मछली को नुकसान, जलीय जीव को नुकसान, मृदा प्रदूषण हुआ तो मृदा अपरदन शुरू हो गया। और तो इस प्रकार भाई नुकसान तो सभी करते हैं, प्रदूषण मतलब प्रदूषण कभी अच्छा हो ही नहीं सकता है। अगला प्रश्न है, समुद्री अम्लीकरण का मुख्य कारण क्या है? SO2 उत्सर्जन, CO2 अवशोषण, प्लास्टिक प्रदूषण या फिर तेल रिसाव? क्या होगा बताओ? तो ये होगा आपका CO2 अवशोषण, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण। देखो महासागर क्या करेगा, महासागर जो होता है वह हमेशा CO2 अवशोषित करेगा, अवशोषित करता है। ठीक, तो जब महासागर अवशोषित कर लेगा, अब यह कार्बनिक एसिड बना देगा, जिससे पानी का पीएच जो है वह घटने लगेगा। हर चीज का कुछ ना कुछ लॉजिक है। अम्लीकरण जो है शंख और कोरल को कमजोर करेगा। अब समुद्री जीवन प्रभावित होने लगेगा, खाद्य श्रृंखला असंतुलित हो जाएगी जब ये घटनाएं होने लगेंगी। तो इस प्रकार मछली पालन और समुद्री आर्थिक गतिविधियां जो होती हैं उनके लिए भी यह खतरा हो जाता है। तो समुद्री अम्लीकरण का मुख्य कारण क्या हुआ? CO2 अवशोषण। अगला प्रश्न है, कौन सा चक्र जीव और वातावरण के बीच में पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करेगा? कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र या फिर सभी? कौन सा चक्र जीव और पर्यावरण यानी वातावरण के बीच पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करता है? तो यह करने वाला है सभी। देखो कार्बन चक्र भी करेगा, नाइट्रोजन चक्र भी करेगा और फास्फोरस चक्र भी करेगा। और यह पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता के लिए ये सारे आवश्यक भी हैं, इस चीज को भी आपको समझना है। तो पोषक तत्व का सही संतुलन पौधे और जीवों के विकास के लिए जरूरी होता है। तो उसमें भाई कार्बन भी चाहिए, फास्फोरस भी चाहिए और नाइट्रोजन भी चाहिए रहेगी। अगला प्रश्न कौन सा है, कौन सा ऊर्जा स्रोत सबसे कम प्रदूषण फैलाता है? कोयला, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा या फिर पेट्रोलियम? तो सौर ऊर्जा जो है यह हमेशा कम जो है वो फैलाएगा प्रदूषण को। यह क्यों, कारण क्या है? यह नवीकरणीय है, ध्यान देना इस बात को, यह नवीकरणीय है और इसमें कोई हानिकारक गैस तो निकलती नहीं है। भाई सूरज से कोई हानिकारक सौर ऊर्जा से थोड़ा निकलेगी गैस। बाकी सब क्या है, ये हुए ये हुए ये हुए, ये सब गैस का उत्सर्जन करते हैं, चाहे धुआं के रूप में करें चाहे जिस रूप में करें, और इनका ये बदला हुआ स्वरूप ही पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाता है। अगला प्रश्न है हमारा, जैव विविधता के नुकसान का मुख्य कारण क्या है? प्रदूषण, वन कटाई, अतिक्रमण या फिर सभी? तो ये भी सभी होंगे। जैव विविधता का नुकसान कैसे होगा? प्रदूषण से होगा, वन कटाई से होगा, अतिक्रमण से होगा। अधिक प्रदूषण फैल जाए तो दिक्कत, खूब वन कट जाए तो दिक्कत, और अतिक्रमण फैल जाए या अतिक्रमण किसी भी प्रकार का हो सकता है वो हो जाए तो दिक्कत। अगला प्रश्न है, कार्बन फुटप्रिंट का अर्थ क्या है? इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो जल की खपत, उत्सर्जन CO2 की मात्रा, मिट्टी का क्षरण या ऊर्जा का उत्पादन? तो इसमें क्या होगा? उत्सर्जित CO2 की मात्रा। मतलब कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है? एक व्यक्ति उद्योग या उत्पाद द्वारा उत्सर्जित CO2 और ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा जो है, इसी को हम कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। और यह जलवायु परिवर्तन के स्तर का संकेतक है। कम कार्बन फुटप्रिंट जो होता है इसको रखने से पर्यावरणीय संतुलन बना रहता है और उस समय ग्लोबल वार्मिंग जो है वो थोड़ी कम होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा जीव इंडिकेटर स्पीशीज के रूप में कार्य करता है? तो यह है पृथ्वी, कीड़े, पेंगुइन, गाय या फिर बैक्टीरिया? तो यहां पर इंडिकेटर कैसे काम करेगा? पेंगुइन। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये पर्यावरण का जो बदलाव होता है ये बहुत जल्दी भांप लेते हैं। कैसे भांपेंगे? जैसे जब वार्मिंग हुई तो इनके ध्रुवीय क्षेत्र में ये रहते हैं और इनके जीवन और आवास में बदलाव आने लगा, और जैसे इनके जीवन आवास में बदलाव आया वैज्ञानिकों ने तुरंत समझा कि भाई कुछ गड़बड़ है, यानी ये हो गए हमारे इंडिकेटर। सौर ऊर्जा का कौन सा जो स्रोत है वो नवीकरणीय नहीं है? नवीकरणीय नहीं है। सौर, पवन, कोयला या फिर जल? आप बताओ कौन सा नहीं है? यह कोयला नहीं है। कोयला क्या है? जीवाश्म ईंधन है। कोयला जीवाश्म ईंधन है, ठीक है। तो सीमित और नवीकरणीय नहीं है यह। नवीकरणीय मतलब भाई जैसे सूरज, सौर ऊर्जा है, इसको तो हम दोबारा फिर से वो कर रहे हैं और इसमें कोई हमें नुकसान वाली गैसें नहीं निकल रही हैं। अब ग्रीन हाउस गैसों में प्रमुख कौन सी गैसें शामिल हैं? बहुत महत्वपूर्ण है।
बताओ कौन सी गैसें भाई शामिल है? CO2, H2H4, CH4N2O, O2, N2, He, H2, O2, Ar। Ar मतलब आर्गन होती है, बाकी सब हमने आपको एक दो बार बताया है। NO, NO2, SO2, बताओ कौन सी है? इसमें पहला होगा। CO2 मतलब कार्बन, CH4 मतलब मीथेन, और N2O, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब देखो मीथेन, हाँ मीथेन पर एक क्वेश्चन और आता है, मीथेन मिलती कहाँ है? ये धान के खेत से, धान का खेत, दलदली क्षेत्र से मीथेन गैस का रिसाव होता है। ये प्रश्न आप में पूछा गया था कि मीथेन गैस का रिसाव कहाँ से होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा चक्र नाइट्रोजन को जीवों के लिए उपलब्ध कराता है? कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र और जल चक्र। तो यह हो गया नाइट्रोजन चक्र। क्योंकि भाई नाइट्रोजन को जीवों के लिए कौन उपलब्ध कराएगा? नाइट्रोजन चक्र कराएगा। फास्फोरस कौन कराएगा? फास्फोरस चक्र कराएगा। कार्बन चक्र कार्बन कराएगा, है ना? यही तो प्रक्रिया होगी। तो नाइट्रोजन चक्र में क्या होता है? वायुमंडल में नाइट्रोजन को पौधों और जीवों के लिए उपलब्ध कराएगा। बैक्टीरिया और राइजोबियम पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन को अमोनिया और नाइट्रेट में बदलेंगे। यह प्रोटीन और DNA निर्माण के लिए जरूरी है। किस चीज के लिए जरूरी है? प्रोटीन और DNA। ये भी पूछ सकता है आपसे, है ना? तो ये इसलिए थोड़ा ये जानना जरूरी है। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रदूषण तटीय पारिस्थितिकी को सीधा प्रभावित करता है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या मृदा प्रदूषण? ढंग से समझ लेना। पहले तटीय पारिस्थितिकी शब्द इस्तेमाल है तो कौन करेगा? जल प्रदूषण करेगा। कैसे? देखो, तटीय क्षेत्र में औद्योगिक अपशिष्ट, प्लास्टिक और तेल रिसाव जल प्रदूषण के मुख्य स्रोत हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या है, जल प्रदूषण इसी से तो फैलता है। अब जब जल प्रदूषण बढ़ जाएगा तो मछली हो, चाहे कोरल हो या कोई भी जलीय जीव हो, उसके जीवन को थोड़ी दिक्कत होने लगेगी। तो पारिस्थितिकी असंतुलन पैदा हो जाएगा और स्थानीय आर्थिक गतिविधियां भी इससे प्रभावित होती हैं। यानी तटीय कौन करेगा? ये हमेशा जल प्रदूषण करने वाला है। अब कौन सा कार्बन भंडार प्राकृतिक रूप से CO2 से अवशोषित होता है? तो रेगिस्तान, महासागर, वन, नगर क्षेत्र या पर्वतीय शिखर? कौन सा है? तो ये होगा महासागर और वन। कार्बन सिंक किसको बोलते हैं? ये भी शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कार्बन सिंक क्या होता है? ये मेंस में पूछा जाएगा आपके, यकीन मानो। तो साथ में मेंस का भी पढ़ते चलो। महासागर और वन क्या करते हैं? CO2 अवशोषित करेंगे। हर चीज के पीछे CO2। वन वनस्पतियों और मिट्टी, महासागर जल में कार्बन स्टोर करेंगे। यह ग्रीन हाउस गैसों को कम करता है और ग्लोबल वार्मिंग को हमेशा नियंत्रित करने वाला है। अगला प्रश्न है, कौन सा फास्फोरस चक्र में सम्मिलित नहीं है? अपघटन, वायुमंडल में गैस के रूप में चढ़ना, मिट्टी में अवशोषण या पौधों द्वारा ग्रहण? कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा वायुमंडल में गैस के रूप में चढ़ना, ठीक है। फास्फोरस चक्र में क्या होता है? यह गैस के रूप में मौजूद नहीं होगा, गैस के रूप में नहीं मौजूद होगा, ठीक है। यह मुख्य रूप से कैसे होगा? मिट्टी, पानी और जीवों के बीच में चक्रित होगा। जैसे मिट्टी है, पानी है, जीवों के बीच में यह चक्रित रहने वाला है। पौधे इसे मिट्टी से ग्रहण करेंगे और जीव इसे खाकर भोजन श्रृंखला में स्थानांतरित कर देंगे। अगला है, कौन सा ऊर्जा रूप जीवाश्म ईंधन पर निर्भर नहीं करता है? सौर, पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस? कौन सा होगा भाई? सौर होगा। यह जीवाश्म ईंधन पर निर्भर नहीं करेगा। यह नवीकरणीय है, स्वच्छ है और पर्यावरण के लिए सुरक्षित है। कौन सा जीव इंडिकेटर स्पेसीज का काम करेगा? पेंगुइन। ये हमने अभी आपको बताया था, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है। अगर रिपीट हुआ है तो जरूरी किसी परीक्षा में 2 बार पूछा गया होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा ऊर्जा स्रोत शुद्ध और नवीकरणीय है लेकिन सीमित स्थापनाओं में प्रभावी होता है? कोयला, सौर, तेल या फिर प्राकृतिक गैस? तो यह है सौर। शुद्ध है, नवीकरणीय है और यह, इससे कोई हमारी गलत गैस नहीं निकलती। बस क्या है, ये पैनल और बैटरियों के माध्यम से संग्रह और वितरण के लिए आवश्यक है। यानी क्या होता है कि पैनल जो हमारा होता है उससे हम ऊर्जा का संग्रह कर लेते हैं, जिसको हम बाद में प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सुरक्षित है और बहुत ज़्यादा अच्छा है, बेहतर है। तो यह हमारे रहे महत्वपूर्ण पर्यावरण वाले क्वेश्चन। अब आप क्लास को पहली बार देखें हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लोगों को भेजिए, जिससे कि सबको लाभ मिले।
पसंद आया हो क्वेश्चन तो लाइक करिएगा, कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करिएगा, सब लोग कमेंट करते हैं, आप भी कर सकते हैं। और एक चीज़ आपको बता दें फिर से, जीएस का मेंस का जो टॉपिक है क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला, वो भी हम बराबर करा रहे हैं, निबंध भी हम आपको बराबर पढ़ा रहे हैं, एक एक चीज़ इसमें पढ़ाते हैं। इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आपको साथ में सारी चीज़ें मिलती रहें और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से